स्वागत है सभी का। ये है परसेंटेज की तीसरी क्लास। इसके पहले हमने 2 क्लास में परसेंटेज को पढ़ा है। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक, फिर दूसरी क्लास में दूसरे लेवल का, और ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जैसे अगर 5 क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के, तो 3 क्वेश्चन पहले आएंगे पहले लेवलों से जो पहले देखे थे, और 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ईजी हैं क्योंकि हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये भी करने ईजी हैं। और इस क्लास में जो हम अगर अच्छे से समझ लिया हमारा ये, तो जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो वाला चैप्टर भी लगभग क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में से 4-5 नंबर का आप सीखोगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो, लंबाई आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 और 20% बढ़ाई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ेगा। तो 10% तो उसका लंबाई बढ़ जाएगी और 20% बढ़ जाएगी उसकी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होता क्या है वैसे, आयत का क्षेत्रफल की बात करो तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10% लंबाई बढ़ जाएगी, 10% चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो जब भी ये दोनों की वृद्धि हुई हो, 10% की और 20% की, तो ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि 10 और 20 30% बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होता। इसे निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है ये हमारा लाभ हानि वाले चैप्टर में भी चले यूज होगा, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होगा। साधारण ब्याज में तो नहीं होगा, पर चक्रवृद्धि ब्याज में होगा। ये सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज इसी फॉर्मूले से चलता है पूरा। अगर ये फॉर्मूला आ गया तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। फॉर्मूला होता है A+B+A गुणा B/100। तो चलो, ए जहाँ 10 हो जाएगा और बी हो जाएगा 20। तो इस फॉर्मूले में रखता हूँ वैल्यू। ए की वैल्यू होगी 10, बी की होगी +20, प्लस ए गुणा बी, तो 10 गुणा 20/100। तो देखो, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, 10 और 20 30, और ये दो एक की दुनी दो, दो ये है। तो 10 और 20 30, और 30 और 2 32। कितना परसेंट आ गया? 32%। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम ऐसा ही होता है। ये क्लास अच्छे से पढ़ लेना, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कंप्लीट हो जाएगा, साधारण ब्याज तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, लंबाई भी 20% बढ़ा दी और चौड़ाई भी 20% बढ़ा दी, दोनों को। तो सेम ऐसे ही A+B+A/B, सॉरी, A गुणा B/100, यही करना है। इसका आंसर बताना कमेंट करके क्या आएगा। सेम यहाँ पे ए की वैल्यू भी ए है और बी की वैल्यू भी 20 है ना, ए की भी 20 है, बी की भी 20 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक फल विक्रेता फलों के मूल्य पहले 20%, अगर तेज लग रहा हो तो वीडियो को वापस करके या स्लो करके देख सकते हो, और स्लो लग रहा हो वीडियो, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो तेज करके देख लेना। फल विक्रेता के मूल्य पहले 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है। 2 बार उसने मूल्य बढ़ा दिया, एक बार 20%, एक बार 25%। तो मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि होगी? सेम टू सेम ऐसे ही है। ए की वैल्यू हो गई 20% और बी की वैल्यू हो गई 25%। किस फॉर्मूले में लगा दूंगा? A+B और A गुणा B/100 में, है ना। 20 और ये 45, 45 और इन दोनों की गुणा करूंगा तो 25 दूनी 50, 500/100, 5 ही आ जाएगा। और ये कितना था? 45 और 5, 50% आ जाएगा। करके देखो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा गुणा भुजा होता है ना, भुजा गुणा भुजा। तो दोनों भुजा को कितना बढ़ा दिया? 10%। पहली भुजा को भी 10%, दूसरी को भी 10%। तो इसमें ए की वैल्यू भी 10 है, बी की भी 10 है। तो इसे भी सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। यदि नेक्स्ट चलता हूँ। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को, अब वृत्त का क्वेश्चन है, 20% घटा दिया जाए, इस बार घटा दिया गया है, अभी तक बढ़ा रहा था वो, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। क्योंकि त्रिज्या घटा दी
तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा ये बताना है। पहले मुझे वृत्त के क्षेत्रफल को बताना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ त्रिज्या का लेना है। पाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाई तो बढ़ा नहीं, आर बढ़ा है। आर मतलब त्रिज्या। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई गुणा आर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। तो मतलब 2 बार आर है, 2 बार त्रिज्या है, त्रिज्या गुणा त्रिज्या। तो ऐसे ही जब त्रिज्या 20% घटी, तो 2 बार त्रिज्या घटेगी ना। क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या का जिक्र हुआ है, तो 2 बार 20% घटाना होगा मुझे। तो पहले 20% घटा, और फिर दूसरी बार भी 20% घटा। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? -20। और बी की वैल्यू हो गई -20। चलो करता हूँ, मैं फॉर्मूले में लिखता हूँ। क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो कितना हो जाएगा? चलो ये माइनस, तो क्योंकि ये कमी हो रही तो आंसर हमारा कमी में ही आएगा। डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ। ए का वैल्यू हो गई 20, बी की भी 20, और गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, क्या बचा? 20 और 20 40, और 2 दूनी 4, 40 और 4 44 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये कमी हुए थे तो ये कमी में ही आंसर आएगा। सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाला, जैसे वृद्धि हो रही थी। कहाँ था ये क्वेश्चन था? ये था आयताकार भाग की 20% बढ़ा दिया गया 2 बार। तो ये बढ़ा था 44% आया होगा इसका आंसर आपका। तो ऐसे ही जब घटाएंगे तो ये घटा भी 44% ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,80,000 है। यदि शहर में जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो, मतलब एक साल में जो है 10% बढ़ जाती है, यही तो है इसका मतलब। 10% वार्षिक है वृद्धि दर, मतलब एक साल में 10% बढ़ जाती है जनसंख्या। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ऐसे ही एक साल में बढ़ी 10%, और दूसरे साल भी कितनी बढ़ेगी? 10%। तो ए की वैल्यू हो गई 10% और बी की भी हो गई 10%। तो कितने परसेंट बढ़ जाएगी 2 साल में? सेम ऐसे ही ए प्लस बी, 10 + 10 प्लस 10 × 10 बटे 100। 2 जीरो से कटेंगे 2 जीरो, और एक ही का ना एक। 10 और 10 20 और 1 21। 21% जनसंख्या बढ़ जाएगी 2 साल में। बताना क्या है? जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? तो कितनी बढ़ जाएगी? 21% बढ़ जाएगी। जनसंख्या कितनी थी? 1,80,000, मतलब 100% थी। हो कितनी गई? 21% और बढ़ गई, मतलब जनसंख्या का 100% का 121% हो गई। तो 1,80,000 का मैं 121% निकाल दूंगा, है ना। पहले 100% थी जनसंख्या, कोई भी चीज़ 100% होती है। 21% की 2 साल में वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई वो? ये बताना ना कि जनसंख्या कितनी होगी 2 साल बाद। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 100% थी, 21% और बढ़ जाएगी, तो 121% हो जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है? 1,80,000 का 121%, है ना। 1,80,000 का मतलब गुणा 121%, तो 121/100 लिखूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 121 की 18 से गुणा करनी है, तो देखो 18 का ना 18 हासिल लगा कितना? एक। 18 दूनी 36 और 1 37, हासिल लगे 3। 18 का ना 18, और 3 कितने हो गए? 18 और 3 21। तो ये हो गया 2178 वाला। तो 2178 और 2 जीरो ये थे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, तो लगभग परसेंटेज बिल्कुल समझ में आ गई आपकी। और इस ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया यहाँ तक, तो बैक करके देख लेना इस वीडियो को। यहाँ तक समझ में आ गया तो पक्का मान के चलो आप, चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका कंप्लीट हो गया और साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो गया। परसेंटेज तो कंप्लीट हो ही गया, और लाभ और हानि भी काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके आगे पढ़ने, सिर्फ पढ़ते जाने से ही, बढ़ते जाने से अगर हमें पीछे समझ में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। जो अभी तक मैंने ये परसेंटेज पढ़ाई बताई है, इतना समझ में आना ज़रूरी है, वरना आगे कितना भी देखते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, अब जनसंख्या इतनी है उस कस्बे में,
यदि कस्बे में जनसंख्या वृद्धि दर 10%, वही एक साल में 10% बढ़ जाती है। 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? अभी जो है इतनी जनसंख्या है, 3 साल पहले कितनी थी ये बताना है हमें। और हर साल कितनी बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है हर साल। देखो अभी तक 2 साल की बात थी या 2% की बात थी, अब कितना आया? अब 3 वर्ष की बात हो गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लेना। हर वर्ष कितना बढ़ जाता है? 10%, और 3 वर्ष तक बढ़ा। तो पहले तो सिर्फ ए और बी की बात थी, तो हम क्या फॉर्मूला लगा रहे थे? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगा रहे थे ना। अब क्या है? अब 3 बार बढ़ेगी, मतलब पहले साल भी 10% बढ़ी जनसंख्या, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को ही ले लेंगे। चलो पहले दोनों का निकाल देते हैं, फिर बताऊंगा आगे क्या करेंगे। तो 10% ए हो गया और बी भी 10% हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ। तो वैसे 10 और 10 का कितना आता था हमारा? 21 आता है ना। 10 और 10 21, गुणा 10 गुणा ऐसे 10 गुणा 10/100, ऊपर भी किया था हमने। 10 और 10 20, और एक ही का ना एक, तो कितना हो गया? 21%। तो ये इन दोनों का पहली 2% का मतलब कितना हो गया? 10 और 10 का 21% हो गया, और तीसरी परसेंट 10% है ही। तो फिर से हमें ये 21 को ए मान लूँगा और 10 को बी मान लूँगा। फिर से इसी फॉर्मूले में हमें जब 3% दी होती हैं तो 2 बार करना होता है, सिर्फ इतना ही है। तो अब ए की वैल्यू होगी 21, बी की होगी 10, प्लस 21 गुणा 10/100। जीरो से तो जीरो कट गया और एक जीरो नीचे है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो 21 और 10 31, 31 और 2 कितने हो गए? 33, और पॉइंट एक और है, तो 33.1% बढ़ जाएगी कितने साल में? 3 साल में। या फिर जो ये है, जो ये परसेंटेज की बात होती है, ये एक साल में कितनी हो जाएगी, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 3 साल में कितनी हो जाएगी, मैं आपको ये साइड में लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5%। 5% जो है एक एक साल में तो 5% ही रहेगा, 2 साल में कितना हो जाएगा? कैसे? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस फॉर्मूले से। तो 5% दूसरे साल हो जाता है 10.25%, और तीसरे साल हो जाता है ये 15.76%। अगर ये डायरेक्ट याद ही कर लेंगे तो सभी हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हो जाएंगे, और सभी जो लाभ हानि में ऐसे यूज हुआ होगा सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये लिख लेना और याद कर लेना। अब 10% की बात करें तो 10% में होता है, पहले साल में तो 10% रहता है, दूसरे साल 10% का हो जाता है 21%, जो कि हमने अभी किया भी था। और ये 3 साल में जो है ये बढ़कर हो जाता है 33.10, जो कि अभी हमने किया भी था कि 10 साल में, वो सॉरी 3 साल में 10% कितना हो जाएगा। तो या तो हमें डायरेक्ट पता होता है 33.10 हो जाता है, तो डायरेक्ट में आंसर निकाल देते हैं फिर हम। और ऐसे ही 15% की बात करूँ तो 15% पहले साल में 15, और 2 साल में मिलकर हो जाता है 32.25%, और 3 साल में हो जाता है ये हमारा 52.08%। और फिर बात करें 20% की, तो पहले साल 20 रहता है, दूसरे साल हो जाता है 44%, और तीसरे साल हो जाता है 72.80%। अधिकतर यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, इतना याद कर लेना। बाकी जो एक दो और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले में देखेंगे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये जो दिया हुआ था इसने क्या दिया था? 10% वार्षिक है, 3 साल की बात चल रही थी, तो मुझे पता होता कि 10% 3 साल में कितना हो जाता है? 33.10 हो जाता है ना। अगर मुझे डायरेक्ट ही पता होता तो मुझे ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इतना सारा जो मैंने किया है ये नहीं करना होता। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ अगर ये याद होंगे हमारे, तो चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन हमारे एक लाइन में ही हो जाते हैं। और वरना वैसे करेंगे हम तो कैलकुलेशन कम से कम 1 से 2 पेपर पे चली जाती है। तो चलो अब हम क्या पता चल गया कि 3 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है? 10% का 3 साल का जो होता है वो 33.1% होता है, या 10% होता है। अब क्या कह रहा है वो कि वर्तमान जनसंख्या तो इतनी है, 2,66,200,
तो बताना क्या है, 3 साल पहले की बताना है। तो देखो 3 साल पहले, 3 साल पहले की बताना है। तो 3 साल पहले अगर 100% होगी जनसंख्या, तो ये 3 साल बाद मतलब अब 3 साल बाद अब ये कितनी बढ़ गई होगी, 3 साल में कितनी बढ़ गई, 33.10 बढ़ गई ना। तो अब पहले थी 100%, अब कितनी हो गई, 133.10%। अब हो गई परसेंटेज में इतनी 133.10%, और टोटल इतनी है। तो जो किसके बराबर है, इतने के बराबर है, 133.10 इजिकल टू इतने के। तो मैं लिख देता हूँ 133.10% इजिकल टू 266,200। तो जीरो से तो नहीं, देखो ये 1331 और ये 2662, 2 बार कट रहा है ना, ये 2 बार कटेगा। इसके पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, 133.1 ही लिखे रहने दूंगा। ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक, एक के पहले पॉइंट था तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। अभी कितना हो गया, 3331 हो गया। ये देखो 2 बार कट रहा है ना, ये 2662 है। तो ये 1 बार कटा, 1% इजिकल टू कितना हो गया, ये इतना कट जाएगा 2 बार, और 3 जीरो आ गए हैं तो 3। तो 1% कितना आ गया, 2000 के बराबर। बताना क्या था, 100% किसके बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, दो, दो के आगे 3 जीरो तो ये थे और 2 रे लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलो मैंने क्या क्या किया, एक बार फिर से समझा देते हैं। वर्तमान जनसंख्या इतनी है और हर साल 10% बढ़ जाती है। 3 साल की बात चल रही थी, तो 3 साल का या तो मैंने निकाल लूंगा, या फिर अगर मुझे याद होगा तो 33.10 होता है। अब चलो क्वेश्चन था, 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। तो देखो पहले अगर 100% होगी, तो 3 साल में कितनी बढ़ गई, 33.10 बढ़ गई। तो अब 3 साल बाद कितनी हो गई, अब 133.10% हो गई, या 33.1% होगी। तो अब जनसंख्या जो है ये परसेंट में इतनी है और संख्या में इतनी है, तो ये दोनों इजिकल टू हो गए ना। तो इसके बराबर इतना हो गया। मुझे 100% की वैल्यू बतानी है कि 3 साल पहले कितनी थी, तो मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले दशमलव उड़ाया था, फिर 1 से कटा था। तो 1% इजिकल टू 2000 आया, तो 100% इजिकल टू 2 लाख हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 6 लाख, यदि जनसंख्या वृद्धि की दर इस बार अलग अलग दी गई है, 5%, 10%, 15%। तो कैसे निकालेंगे हम, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे। करते हैं, 5 + 10 +5 × 10/100, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया देखो 50, 5 × 50, 50×2 100। तो 10 और 5 15, 15 और ये हो गया 1/2, या आधा। तो 15 और आधा कितना हो गया, 15.5। इन दोनों का मिल गया 15.5। और तीसरी परसेंटेज कितनी है, तीसरी परसेंटेज है 15। तो फिर इसे ए लिख लूँगा, इसे बी लिख लूँगा। तो इन दोनों का जोड़ प्लस, अब ये 3 साल की आ जाएगी मिल के ऐसे ही, 15.5 + 15 और प्लस 15.5 × 15/100। अब जो मिलके 1% आएगी वो हो जाएगा 3 साल में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो अभी जनसंख्या 6 लाख है, बतानी क्या है, 3 साल के बाद बतानी है। तो जितना ये परसेंटेज आएगा उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 100% के बराबर कितना लिखूंगा, इसे लिखूंगा। अभी इतनी है ना जनसंख्या, तो 100% इजिकल टू कितना है, 6 लाख के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 1% बराबर कितना आया, 6000 आया। और यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से टोटल परसेंट निकाल लेंगे और उसकी गुणा 6000 से कर देंगे। इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, करके बताना आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कस्बे की आबादी 16,000 है, कस्बे में 45% महिलाएं हैं और कस्बे के 70% पुरुष विवाहित हैं। दोनों बात अलग अलग बता रहा है। तो कस्बे में अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या बतानी है।
क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। चलो करते हैं। क्या बताया था? 45% महिलाएं हैं। टोटल तो 16,000 है जनसंख्या। 45% फीमेल हो गई। 45%। तो मेल कितने बचे? मेल बचे 55%। फिर क्या कह रहा है? 70% पुरुष विवाहित है। तो पुरुष हैं कितने? 55% है किसके? 16,000 के। और इसमें से कितने विवाहित हैं? विवाहित हैं इसके 70%। बताना क्या है? कस्बे में अविवाहित पुरुष की संख्या बतानी है। तो देखो ये 70% कितने हैं? विवाहित। अविवाहित बताने हैं। तो अविवाहित कितने हो जाएंगे? 30% अविवाहित हो जाएंगे। तो मुझे इनकी जनसंख्या बतानी है जो अविवाहित है 30% की। तो क्या बताऊंगा मैं? 16,000 का पहले 55% निकाल लूंगा। तो क्या आ जाएंगे? पुरुष आ जाएंगे। फिर पुरुष अविवाहित बताने हैं, तो अविवाहित पुरुष कितने हैं? 30%। तो फिर उसका 30% निकाल दूंगा। तो क्वेश्चन ये बन गया जो हमने पहले भी किए थे शुरू में, कि 16,000 का 55% का 30%। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ये अब हमें सिर्फ समझना पड़ा कि बताना क्या था। शुरुआत में तो ये डायरेक्ट बोला था इसने क्वेश्चनों में, जो हमने पहले क्लास में पढ़े थे, कि 16,000 का 55% का 30% बताओ। अब ये हमें समझना पड़ा कि क्या बताना पड़ेगा। तो 16,000 का 55%, तो 55/100 लिखूंगा, का 30%, 30/100 लिखूंगा। देखो 4 जीरो हो रहे हैं ऊपर भी, नीचे भी कट जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए। अब इनकी गुणा करनी है। तो 16 दूनी 32, 16 ते 48, 48 आया 16 और 3 की गुणा करने पर। और इसकी गुणा 55 से हो जाएगी। तो 55 से और गुणा करूँगा तो हमारा आ जाएगा, चलो गुणा करता हूँ। 5 अट्ठे 40 का जीरो, 80 लगे 4, और 5 चौक 20 और 4 44। ऐसे ही फिर से गुणा करूँगा तो फिर से 440 ही आएगा। अब इन्हें ऐड करूँगा तो जीरो का जीरो, 4 का 4, 4 और 4 8, और 4। तो कितना आ गया? 4,840 आ गया। ये गलती लिखा, गलत लिख दिया मैंने। क्या था? 8 8 पंजे 40 का जीरो, हंसी लगे 4, और 5 चौक 20 और 4 24, मैंने 44 लिख दिया। 240। फिर से 240 आएगा। इन्हें ऐड करूँगा, जीरो 4, 4 और 2 6, और 2। कितना आ गया? 2,640। ये अविवाहित पुरुषों की संख्या आ गई। कैसे किया मैंने? देखो 16,000 कुल आबादी है, 45% महिलाएं हैं। बतानी थी हमें अविवाहित पुरुषों की संख्या। तो पहले तो पुरुषों की संख्या बतानी होगी। तो 45% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो गए? 55%। तो 16,000 का 55% निकाल दूंगा। फिर इसने बोला था 70%, तो विवाहित हैं। तो अविवाहित कितने बचे? अविवाहित बताना था ना, तो 30% बचे। तो जो ये पुरुष आए इनका भी 30% निकाल दिया। तो ये आ गया हमारा 2640। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव में, इसे मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ में। एक गांव में 60% पुरुष हैं, ठीक है, और गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं। गांव में ऐसी महिलाओं की संख्या 336 है। तो बताओ गांव की आबादी कितनी है? इस बार गांव की आबादी नहीं पता हमने। हमने माना गांव की आबादी x है। बताना क्या है? ये संख्या जो दी गई है हमें, अशिक्षित महिलाओं की संख्या दी गई है। तो पहले तो महिलाएं निकाल लूंगा मैं। तो महिलाएं की, पुरुष 60% है, तो महिलाएं कितने परसेंट हो गई? 40%। और महिलाएं 40%, यहाँ तक तो महिलाएं आ गई। ये कितना दिया गया है? अशिक्षित महिलाएं। और इनमें शिक्षित महिलाएं कितनी है? 80। तो अशिक्षित कितनी परसेंट हो गई? 20%। तो 20% ये कितने के बराबर है? 336 के बराबर है। अब इसे कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? 2 जीरो से तो 2 जीरो कट काटे, और इसे भी कट हो जाएगा ये भी। देखो 2 से कटेगा ये, 2 गुना 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 4 से काटूंगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 गुना 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू निकालनी हो तो 100 ये बटे में इधर जाके गुणा में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4200। बताना क्या था? तो गांव की आबादी कितनी है? हाँ, तो कुल आबादी कितनी आ गई? 4200 आ गई।
तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज हो गया और यही सही आंसर है। देखो मैंने क्या किया, इसमें हमें जनसंख्या दी गई थी अशिक्षित महिलाओं की। तो अशिक्षित महिलाएं कैसे निकलेंगी? अशिक्षित महिलाएं निकलेंगी टोटल में, पहले महिलाओं की संख्या निकालूंगा। पुरुष 60% थे तो महिलाएं कितने परसेंट हुई? 40%। और शिक्षित 80% थी तो अशिक्षित कितनी हुई? अशिक्षित हुई 20%। तो टोटल का 40% महिलाएं हो गई, उनमें अशिक्षित 20% हो गई, इज इक्वल टू कितनी हुई? 336 के बराबर। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, कैलकुलेट कर दिया मैंने। और मेरा आंसर सही है या गलत, अगर मुझे ये पता करना हो तो कैसे कर सकता हूँ मैं? देखो टोटल की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4200 और गुणा 40 गुणा 20/100, ये कितना आना चाहिए? 336 आना चाहिए ना। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 हो गया। 8 की गुणा 42 में करूंगा, 8 दूनी 16 का 6, 80 लगा 1, 8 8 चौक 32 और 1 33, कितना आ गया? 336 ही आ गया। यही अशिक्षित महिलाओं की संख्या इसने 336 दी हुई थी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो परसेंटेज के लगभग आपके क्लियर हो गया है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। उनका खर्च टोटल इतना हो तो अमन का खर्च बताना है। देखो जब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज का तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमें पहले ये देखना होगा कि अमन किस किस का संबंध किससे बताया गया है। तो अमन का संबंध विमल के खर्च से है, अमन का खर्च विमल के खर्च से, और फिर विमल का खर्च रमन के खर्च से। तो जो जिसका सबसे लास्ट में बताया जाता है उसका हम एज्यूम करते हैं। तो देखो अमन के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, विमल के लिए वी और रमन के लिए आर लिख रहा हूँ। सबसे लास्ट में किसका संबंध बताया गया है? आर का, रमन का। तो रमन का मान लेता हूँ मैं कि 100% है, उसका जो खर्च है 100% है, 100 खर्च करता है वो। तो अब ऐसे वापस आएंगे हम। तो अब देखते हैं विमल का खर्च कितना होगा। विमल का खर्च कितना है? विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन का खर्च से विमल का खर्च 10% कम है। तो आर फॉर रमन 100 खर्च करता है तो विमल कितना खर्च कम करेगा? 10 कम करेगा। तो मतलब इसका खर्च कितना है? 90 हो गया विमल का। फिर हम अमन पे आते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। विमल का कितना है? 90 है, और अमन का जो है इससे ज़्यादा है 30%। तो 30% ज़्यादा है मतलब 130 है। तो 90 का 130% खर्च करता है कौन? अमन। तो इसे 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे। 13 13 नंबर कितने होते हैं? 13 नंबर 117, 13 130। हाँ, तो सिर्फ अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर क्या बताया हुआ था? यदि उनका कुल खर्च 6467 हो, ओ सॉरी 6447 हो तो अमन का खर्च बताना था। अमन का मतलब 117 की वैल्यू बतानी है और टोटल की वैल्यू इतना है। तो देखो टोटल कितना हो गया? 117 प्लस 90। अमन का 117 है खर्च और इसका कितना है? 90 है विमल का, और रमन का है 100। तो ये टोटल खर्च कितना है? 6447। ये कितना हो गया जुड़ के? ये हो गया 200 और 307। ये हो गया 307। और इनके साथ हमें कुछ मानना ही पड़ेगा ना, परसेंटेज ही मान ही लेता हूँ मैं, या एक्स मान लेता हूँ। 307 एक्स इजिकल टू इतना हो गया। तो एक्स की वैल्यू पता नहीं होगी तो ये 307 इधर भाग में जाएगा। कितनी बार कटेगा? पहले तो 2 बार गया, तीन, चलो यहाँ पे भाग दे देता हूँ। दूनी 614, 0, 3 और 7, और 307 का ना 307। तो कितनी बार गया? 21 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 21। बताना क्या था? बताना है अमन का खर्च। अमन का खर्च कितना है? 117। तो ये 117 गुणा
किससे कर दूंगा? तो 7 की का ना, इसकी गुणा आपस में होगी ना 117 की, 7 से गुणा होगी। तो 7 की गुणा 1 से करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। और 7 वाला ऑप्शन क्या है? एक ही है, बी ऑप्शन है। और हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा 117 की गुणा 21 पे करने पर लास्ट में 7 आया, क्योंकि एक ही ऑप्शन था तो ये हो गया। और बाकी इसकी गुणा भी करेंगे तो ये आएगा 2457। तो आंसर हमारा बी हो गया। किया कैसे? एक बार फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। नीचे नीचे समझाता हूँ, देखो क्या बताया गया था। अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है, और बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अमन के खर्च का संबंध बिमल से बताया, और बिमल के खर्च का संबंध किससे बताया? बिमल का बताया बाद में, रमन से। तो हमें अज्यूम करना होता है, तो हम सबसे लास्ट वाले का अज्यूम करते हैं। तो सबसे लास्ट वाले का यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सबसे लास्ट में कौन था? बिमल। तो मैं, सॉरी बिमल नहीं, रमन था। तो मैं रमन के खर्चे अज्यूम करूंगा, और मैं 100 कर सकता हूँ क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। सिर्फ इसीलिए मैंने 100 लिखा इसे। फिर क्या कह रहा था? रमन के खर्च का संबंध किससे बताया था? बिमल के। तो बिमल का कितना हो जाएगा? बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। बिमल का 10% कम है, तो आर रमन 100 खर्च करता है, तो बिमल कितना करता होगा? 10 कम, 10% कम। क्योंकि 100 जो है, मुझे 10% कम करना होगा, तो मैं डायरेक्ट 10 घटा सकता हूँ ना, क्योंकि परसेंटेज 100 का ही होता है। तो 90 आ गया। फिर क्या? अमन और बिमल के खर्च का संबंध। अगर मुझे अमन का पता करना हो तो बताया गया था, अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है। इसका जो है ज़्यादा है किससे? बिमल के खर्च से। कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। तो मतलब यो अगर टोटल 100% खर्च करता है, तो ये 30% ज़्यादा करता है, मतलब 130% अधिक। 130% खर्च करता है कितने का? बिमल का। बिमल जितना खर्च करता है उसका 130% अमन खर्च करता है। तो बिमल कितना करता था? 90। और ये कितना खर्च करेगा? इसका 130%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए थे, और ये 117 आ गई थी अमन की वैल्यू। तो इनके साथ एक्स लिख सकते थे मैं। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आया था? इन तीनों को जोड़ने पर आया था 307। 307 एक्स, मतलब उनका कुल खर्च 307 एक्स हो गया तीनों को जोड़ने पर। इजिकल टू कितना दिया हुआ था? इजिकल टू दिया हुआ था हमारा 64 सौ 47। ये 21 बार भाग चली गई। बताना था अमन का। अमन का खर्च कितना है? अमन का खर्च 117। तो 117 की गुणा मैंने 21 में कर दी, तो ये आ गया हमारा 2457। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय का 60% है, ठीक है। फिर माया की मासिक आय का 120% है। आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय का 60% है, और माया की मासिक आय का 120% है। एक बार, चलो इस वीडियो को इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे इसके और क्वेश्चन। अगर इससे वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, वैल्यू मिली हो, तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ वाले को अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उसे शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।